इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत की ऊर्जा जरूरतें और अंडमान बेसिन में जो संभावनाएं दिख रही हैं। सोचिए, भारत अपनी करीब-करीब 89% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। हाँ, ये आंकड़ा हाल में बढ़ा भी है। बिल्कुल, और इस पर सालाना खर्च कितना है? लगभग $130 बिलियन से भी ज्यादा। बहुत ज्यादा है ये। तो हमारे पास इस पर कुछ रिसर्च है और सवाल ये उठता है कि क्या अंडमान सागर, जैसा आप पेट्रोलियम मंत्री जी कह रहे हैं, क्या वाकई भारत के लिए कई गुयाना बन सकता है? ये बड़ा सवाल है। और क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को 3.7 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये अंडमान बेसिन, ये इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इसमें क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब ईईजेड में आता है और ये बहुत बड़ा है, करीब 660,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया। 6,60,000 वर्ग किलोमीटर काफी बड़ा है। हाँ, और ये ज्यादातर अनछुआ है, मतलब जिसे हम फ्रंटियर बेसिन कहते हैं, जहां ज्यादा खोज अभी तक हुई नहीं है। और यहाँ की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो भी काफी दिलचस्प है, थोड़ी जटिल भी। अच्छा, जटिल कैसे? इसमें आपको पैसिव मार्जिन और आइलैंड आर्क सिस्टम, ये दोनों तरह की बनावटें मिलती हैं। आसान भाषा में कहें तो दो अलग अलग समुद्री जियोलॉजी का मिक्स है यहाँ, जो कि तेल और गैस के बड़े भंडारों के लिए ना बहुत अनुकूल मानी जाती है। ओके, तो ये जियोलॉजी से खास बनाती है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही जो वहाँ शेल्स मिले हैं उनमें ऑर्गेनिक कार्बन भी अच्छा खासा है। टीओसी जिसे कहते हैं, वो 2.4% से 5.2% तक मिला है, मतलब कच्चा माल मौजूद है। और हाइड्रोकार्बन को फंसाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, जिन्हें स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स कहते हैं, उनकी भी अच्छी संभावना दिखती है। लेकिन जैसा कि रिसर्च में है, यहाँ पे पहले भी तो कुछ काम हुआ है, थोड़ी बहुत खोज तो हुई होगी। हाँ हुई है, पर बहुत ही सीमित पैमाने पर। अगर आप देखें तो भारतीय ईजेड में अब तक सिर्फ 21 कुएं खोदे गए हैं। अच्छा, सिर्फ 21? इतने बड़े एरिया में? हाँ, और वो भी ज्यादातर छिछले पानी में। असली जो क्षमता है वो तो अल्ट्रा डीप वाटर यानी बहुत गहरे पानी में मानी जा रही है, जहां पहुंचना तकनीकी रूप से मुश्किल और महंगा भी है। और एक और बात है जो उम्मीद जगाती है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं म्यांमार और इंडोनेशिया, वहां भी इसी तरह के जियोलॉजिकल सेटिंग में हाल में गैस की बड़ी खोजें हुई हैं। अच्छा, तो शायद इसी वजह से अब सरकार और कंपनियां इस पर इतना ध्यान दे रही हैं। निश्चित रूप से सरकार ने खोज के लिए रास्ते काफी खोले हैं। जैसे वो नो-गो जोन थे ना पहले, हाँ, उन्हें लगभग 99% तक कम कर दिया गया है। तो करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर का नया क्षेत्र अब उपलब्ध एक्सप्लोरेशन के लिए। ओके। और नीतियां भी बदली हैं, ओएएलपी और हेल्प जैसी पॉलिसीज लाई गई हैं। इनका मकसद है कि निवेश आसान हो, लाल फीताशाही कम हो और रॉयल्टी वगैरह भी थोड़ी कम रखी गई हैं। और कंपनियां वो क्या कर रही हैं? हाँ, कंपनियां भी पूरी तरह जुटी हैं। ओएनजीसी और ओएल, ये दोनों बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग अभियान चला रही हैं। ओएनजीसी ने तो पिछले वित्त वर्ष यानी FY24 में रिकॉर्ड 541 कुएं खोदे। 541? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और उनका पूंजीगत व्यय भी रिकॉर्ड 37,000 करोड़ रुपए रहा। और ये जो अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग है ना, इसके लिए खास तरह के रिग इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ब्लैकफोर्ड डॉल्फिन। ये एक एडवांस्ड सेमी सबमर्सिबल रिग है। यहीं पर वो 20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाली बात और गुयाना का जिक्र आता है। क्या ये वाकई संभव है, गुयाना जैसा कुछ? देखिए, गुयाना का उदाहरण आकर्षक तो है, इसमें कोई शक नहीं। 2015 में वहां खोज हुई और उसके बाद अर्थव्यवस्था ने कमाल की ग्रोथ दिखाई। 2023 में 33% बढ़ी और 2024 में अनुमान है 43.6% का। वाह! लेकिन वहां दूसरी तरफ दिक्कतें भी सामने आई हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर विवाद, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और गवर्नेंस के मुद्दे, ये सब भी है। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा रिसर्च में बताया गया है, कि गुयाना को भी ये बड़ी सफलता 40 से ज्यादा महंगे कुएं खोदने के बाद मिली थी। तो इसमें धैर्य और बहुत बड़े निवेश की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ तेल या गैस मिल जाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना, उसका प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर दूसरे देशों के अनुभव काम आते हैं। जैसे नॉर्वे को देखिए, वहां 1969 में तेल मिला, लेकिन उन्होंने तुरंत पैसा उड़ाना शुरू नहीं किया। उन्होंने काफी समय बाद 1990 में एक सॉवरिन वेल्थ फंड बनाया। अच्छा, 21 साल बाद? हाँ, ताकि वो जो पैसा आ रहा है उसका प्रबंधन समझदारी से हो, भविष्य के लिए हो। शुरू में उन्होंने भी बिना फंड के तेजी से खर्च करके थोड़ी अस्थिरता झेली थी। और सऊदी अरब का उदाहरण भी है।
वो तो तेल पर ही बने, लेकिन अब वो भी अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने यानी दूसरे क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबक साफ है, प्रबंधन और दूरदर्शिता बहुत जरूरी है। और जाहिर है चुनौतियां भी होंगी इस रास्ते में, जिनका जिक्र रिसर्च में भी है। हाँ, चुनौतियां कम नहीं हैं। पहली तो है लागत और तकनीकी जटिलता। ये अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग बहुत बहुत महंगी है। एक कुआं खोदने में $100 मिलियन तक लग सकते हैं। $100 मिलियन एक कुएं के लिए? हाँ, जबकि जमीन पर यही काम शायद $4 मिलियन में हो जाता है, मतलब करीब 25 गुना ज्यादा। और तकनीकी रूप से भी ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती है भारत का अपना क्लाइमेट गोल, 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य। अब अगर तेल उत्पादन बढ़ता है तो जाहिर है उत्सर्जन भी बढ़ेगा, तो ये एक तरह का विरोधाभास है। हाँ, ये तो है। तो जरूरत इस बात की होगी कि अगर यहां से बड़ी आय होती है तो उसका इस्तेमाल रणनीतिक रूप से हो, मतलब ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की रफ्तार तेज करने में उसका उपयोग किया जाए। और एक और बहुत अहम चुनौती जिसका जिक्र है, वो संसाधन अभिशाप वाली बात, रिसोर्स कर्स। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। मतलब ये पक्का करना कि ये जो नई दौलत अगर आती है तो वो भ्रष्टाचार, असमानता या राजनीतिक अस्थिरता का कारण न बन जाए, जैसा कई तेल संपन्न देशों में हुआ है। इसके लिए मजबूत शासन, पूरी पारदर्शिता और अच्छे संस्थानों की जरूरत होगी। तो अगर हम सार निकालें तो अंडमान बेसिन भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद तो जगाता है। ऊर्जा सुरक्षा बढ़ सकती है, आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और शायद अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा पुश मिल सकता है। सरकार और कंपनियां कोशिश में लगी हैं। हाँ, संभावना तो है, लेकिन ये रास्ता चुनौतियों से भरा है। तकनीकी भी, पर्यावरण से जुड़ी भी और शासन यानी गवर्नेंस से जुड़ी भी। गुयाना, नॉर्वे, सऊदी अरब, इन सब के अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि सिर्फ संसाधन मिलना एक बात है, उसका सही प्रबंधन ही तय करता है कि समृद्धि टिकाऊ होगी या नहीं। पारदर्शिता और लंबी अवधि की योजना बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि अगर भारत को ये खजाना मिल भी जाता है तो क्या ये सिर्फ हमारी आज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का जरिया बनेगा, या फिर इस पैसे का इस्तेमाल एक ऐसी विविध और टिकाऊ अर्थव्यवस्था बनाने में किया जाएगा जो भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भर न हो? ये सवाल जरूर सोचने लायक है।